नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 2 जिसका नाम है मापन और मात्रक। तो आज का जो चैप्टर है मापन और मात्रक, जो फिजिक्स के लिए एक बेस है, इसमें जो भी जानकारी या टॉपिक आप पढ़ते हो वो अगले चैप्टरों में आपको काम आने वाले हैं और अगली कक्षाओं में भी आपको काम आने वाले हैं। अर्थात अध्याय 2 जो है 11वीं का जो अध्याय 2 है वो फिजिक्स के लिए रीढ़ की हड्डी है। अतः इसमें जो भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे वो आगे की कक्षाओं में, अगले चैप्टरों में आपके काम आने वाले हैं। इसलिए आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक भौतिक राशियां। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वे सभी राशियां जिनका मापन संभव है, जिनका माप तोल कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, वे भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे व्यवहार में हम किसी की लंबाई नाप सकते हैं, है ना। जैसे हम बोर्ड की लंबाई नापने चाहें तो हम स्केल की सहायता से इसको नाप सकते हैं। तो लंबाई क्या हुई? भौतिक राशि हुई। इसी प्रकार हम किसी वस्तु का क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान तोल सकते हैं तराजू के ऊपर। अर्थात द्रव्यमान क्या हुई? भौतिक राशि हुई, है ना। भौतिक राशि को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? समय को नाप सकते हैं कि भाई कितना समय हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ। कोई व्यक्ति कितनी देर से काम कर रहा है? 2 घंटे से काम कर रहा है, 3 घंटे से काम कर रहा है, 1 दिन से काम कर रहा है, 2 दिन से काम कर रहा है, 1 महीने से काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है। तो समय भी क्या हुई? भौतिक राशि हुई। अर्थात वे सभी राशियां जिनका मापन संभव है, जिनको यथार्थपूर्वक क्या कर सकते हैं? हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिनका मापन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां कहते हैं। तो दोस्तों आपके मन में विचार आएगा कि हम माप तोल क्यों करते हैं, हमें मापन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम माप तोल करें? क्योंकि फिजिक्स एक यथार्थ विषय है और यथार्थ विषय को समझने के लिए, कोई सी भी चीज को का वास्तविक मान पता लगाने के लिए, उसकी गणना करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। तो यथार्थ विषय इसलिए किसी भी वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना हो तो हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर सकते। उसका यथार्थ वास्तविक मान नापने की, पता लगाने के लिए हमें उसके मापन की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर ने हमें ज्ञानेंद्रियां दी है जिसके द्वारा भी हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आंखों से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आप जानते हैं हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां होती है 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। पहली है आंख, आंख के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जान सकते हैं। कान, कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, है ना। जीभ, जीभ के द्वारा हम किसी भी वस्तु के स्वाद को पहचान सकते हैं। नाक, नाक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सूंघ सकते हैं, है ना। सुनकर भी हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं या उसके बारे में हम बता सकते हैं। इसी प्रकार एक और ज्ञानेंद्रिय होती है त्वचा। इस प्रकार हमें ईश्वर ने 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं। उन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु के बारे में जानकारी पता लगा सकते हैं। लेकिन ये ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या हो सकती है? केवल किसी 2 वस्तु के बीच में क्या कर सकती है? केवल तुलना कर सकती है या अनुमान लगा सकती है, उसका वास्तविक मान नहीं बता सकती। तो किसी भी वस्तु के वास्तविक मान को बताने के लिए या यथार्थ मान को व्यक्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको यहाँ 2 लाइन खींच के बताऊंगा तो आप इन दोनों लाइनों को देखकर, एक ए लाइन है, एक बी लाइन है, दोनों लाइन को देखकर आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हो? देखकर क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि एक लंबी लाइन, दूसरी छोटी लाइन है। लेकिन हम अपने ज्ञानेंद्रियों से ये नहीं बता सकते कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो केवल क्या लगा सकती हैं? अनुमान लगा सकती है। केवल उसके बारे में हम तुलना कर सकते हैं 2 वस्तु के बीच में, उसके यथार्थ मान को व्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ मान को व्यक्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है। लेकिन मापन हम किसका करेंगे? कि मापन हम करते हैं किसका? भौतिक राशियों का। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशियाँ होती है 2 प्रकार की। पहली होती है मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, जिसको मूल राशि भी कहते हैं, मूल भौतिक राशियाँ, या फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ या
फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये क्या होती है, ये संख्या में 7 होती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो स्वयं में क्या होती है, किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, स्वयं स्वतंत्र होती है, या जिन्हें किसी अन्य राशियों से प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी राशियों को बोला जाता है मूल राशियां या मूल भौतिक राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यह संख्या में केवल 7 होती है। कौन कौन सी होती है संख्या में? 7। पहली होती है लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथा ताप, पांचवी होती है विद्युत धारा, छठा होती है ज्योति तीव्रता, और सातवीं होती है पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों भौतिक राशि जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जिन्हें किसी अन्य राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे मूल राशि कहलाती हैं। और मूल राशि केवल 7 होती है। और ये 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। दूसरे प्रकार की राशि होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां जिनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी बोला जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज। कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां किसे बोलेंगे? तो वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों से व्युत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें किसी अन्य राशियों से उत्पन्न किया जा सकता है या जो अन्य राशियों से प्राप्त की जा सकती है, उन्हें क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न राशियां। और ये व्युत्पन्न राशियां हमेशा मूल राशियों से प्राप्त की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। चाल का क्या होता है सूत्र? दूरी बटे समय। और दूरी क्या होता है? मूल मात्रा, मूल राशि क्या है? दूरी लंबाई के अंतर्गत आती है। तो लंबाई और समय, तो लंबाई और समय 2 मूल राशियों से मिलकर बनी है चाल। इसी प्रकार क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जितनी भी दूरियां होती है वो सब लंबाई के अंतर्गत आती है, अर्थात लंबाई इंटू लंबाई, अर्थात जो क्षेत्रफल है वो मूल राशि किससे मिलकर बना है? लंबाई से मिलकर बना है। तो इन दोनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि व्युत्पन्न राशियां जो है वो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है, जो किस पर निर्भर करती है? मूल राशियों पर निर्भर करती है, अतः इन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा है मात्रक। तो मूल राशियां या व्युत्पन्न राशियों को नापने की आवश्यकता होती है, उनके मापन की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक राशियों को मापन करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मात्रक होता क्या है? जैसे हम बाजार में गए और हमने 1 किलो चीनी लेकर आए, या 2 किलो चीनी लेकर आए, या 5 किलो चीनी लेकर आए, तो 2 किलो, 1 किलो और 5 किलो जो चीनी लेकर हम आते हैं, तो उन चीनी को हमें क्या करना पड़ता है? हमने देखा है कि तराजू में एक तरफ चीनी रख देते हैं, दूसरी तरफ क्या रखते हैं? मात्रक रखते हैं, एक बाट रखते हैं। 1 किलोग्राम का बाट रखते हैं, 2 किलोग्राम का बाट रखते हैं, 5 किलोग्राम का बाट रखते हैं। तो किलोग्राम क्या है? तो किलोग्राम क्या है? वो मात्रक है जो द्रव्यमान को नापता है। अर्थात मात्रक वह निश्चित मान होता है या वह परिभाषित निश्चित मान होता है या मानक निर्देश होता है जिससे तुलना करके किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। अर्थात अगर हमने 5 किलो चीनी ली है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस 5 किलो चीनी की तुलना हमने किससे करी है? 1 किलोग्राम मानक मात्रक से, क्योंकि 1 किलोग्राम क्या है? निश्चित मान है, उसका मान क्या है? निश्चित है, उसकी एक निश्चित परिभाषा है, वो एक मानक निर्देश है। तो जिसका मान निश्चित होता है, नियत होता है, उसे हम मानक निर्देश या स्टैंडर्ड रेफरेंस बोलते हैं। अर्थात उस निश्चित मान से हम तुलना करते हैं। अगर चीनी का जो
वैल्यू है वो क्या है, अगर वो 5 किलो है, इसका मतलब उस चीनी में वो मात्रक कितनी बार सम्मिलित किया गया है, 5 बार सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार अगर हम किसी की लंबाई मीटर में नापें, किसी की लंबाई 10 मीटर है या किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है, इसका मतलब क्या है कि उस 10 मीटर वाले मान को क्या बोल रहे हैं हम, उसमें 1 मीटर कितनी बार सम्मिलित है, 10 बार सम्मिलित है। इसका मतलब उसमें 10 मीटर अगर उसका मान है तो 1 मीटर मानक निर्देश जिसको कितनी बार उसमें सम्मिलित किया गया है, 10 बार सम्मिलित किया गया है। 10 बार सम्मिलित करने पर उसकी जो वैल्यू आई है वो क्या कहलाएगी, 10 मीटर कहलाएगी। तो हर भौतिक राशि के लिए एक निश्चित मात्रक होता है जिससे तुलना करके उसका हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो अगर दोस्तों मात्रक की परिभाषा पूछे तो मात्रक वे मानक निर्देश होते हैं जिससे तुलना करके किसी भी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। वे मानक निर्देश क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। अब अच्छे मात्रक के क्या गुण होना चाहिए, तो मात्रकों के गुण क्या गुण होना चाहिए मात्रक के अंदर, तो मात्रक के अंदर गुण होना चाहिए कि उसका परिमाण या आकार ना तो ज्यादा अधिक हो ना ज्यादा कम हो, अर्थात कोई भी मात्रक ना तो आकार में बहुत बड़ा हो ना ही आकार में बहुत छोटा हो। दूसरा, अच्छे मात्रक का दूसरा गुण क्या है कि वह सर्वमान्य हो, अर्थात उसे सभी जगह मान्य किया गया हो, उसको सभी जगह माना जाता हो, वो अच्छे मात्रक का गुण होता है। एक और अच्छे मात्रक का गुण होता है कि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात उसके मान में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। तीसरा, भौतिक परिवर्तन होने पर भी या बाह्य कारकों का उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, फिर एक उसे आसानी से पुनर्उत्पादित कर सके। तो ये अच्छे मात्रकों के क्या होते हैं, गुण होते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा मात्रकों के प्रकार। तो 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती है, मूल भौतिक राशि या मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे और व्युत्पन्न राशि की जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अर्थात मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक बोला जाता है और मूल राशियों की संख्या 7 होती है, इसलिए मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होती है। जैसे लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है ना, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं, इसके मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या क्या होती हैं जिन्हें मूल राशि से प्राप्त करते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, है ना, आवेश, बोले तो अपन विभव, धारिता, है ना, ये सभी क्या कहलाती है, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, ये सब क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। तो इनकी संख्या क्या होती है, असीमित होती है। तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या भी क्या होती है, असीमित होती है। इस प्रकार मात्रक के 2 प्रकार आपने देखे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, हमने सबसे पहले आपको बताया मापन की आवश्यकता क्यों होती है ना, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, फिर मात्रक किसे कहते हैं, अच्छे मात्रक के क्या गुण होना चाहिए और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।